नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आदित्य, फैकल्टी ऑफ बॉटनी, आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस कैटलिस्ट के चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से बीएससी सेम फर्स्ट की यूनिट थर्ड और फोर्थ बॉटनी विषय के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कल होने वाले पेपर बीएससी सेम फर्स्ट का जो एग्जाम होने वाला है कल, उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। अगर आप इनको करके जाते हो तो आपको कई क्वेश्चंस इस पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम बीएससी सेम फर्स्ट के यूनिट थर्ड और फोर्थ के कुछ क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने आपको दिख रहा है, शैवाल विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी? आप सभी जानते हैं कि शैवाल विज्ञान का जो अध्ययन है उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल विज्ञान का जो अध्ययन करना कहलाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। और इस फाइकोलॉजी के जनक यानी शैवाल विज्ञान के जो जनक हैं वो कहे जाते हैं सर एफ ई फ्रिश को। एफ ई फ्रिश, एफ ई फ्रिश, इन्हें हम शैवाल विज्ञान का जनक कहते हैं। इसके साथ ही भारतीय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? अगर भाई वर्ल्ड लेवल पे किसी ने शैवाल विज्ञान का जनक फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी का अध्ययन किया है तो भारतीय लेवल पे भी भारत भारत में भी उसका शैवाल विज्ञान का अध्ययन किया गया होगा। तो भारत में किसने शैवाल विज्ञान का जनक अध्ययन किया या जनक कौन कहलाता है? तो हु इज द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी? तो हम कह सकते हैं प्रोफेसर एम ओ पी अयंगर। प्रोफेसर एम ओ पी अयंगर, इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी हम कहते हैं, प्रोफेसर एमओपी अयंगर को। इसके बाद में आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, शैवाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फॉर द फर्स्ट टाइम हु यूज द टर्म एल्गोलॉजी? तो एल्गोलॉजी एक वर्ड आता है, शैवाल विज्ञान एक शब्द आता है, उसका सबसे पहले उपयोग किसने किया, उसको काम में किसने लिया, यूज किसने किया? तो ये टर्म आ जाती है कैरोलस लीनियस। ये लीनियस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इनको हम पूरा नाम लिख देते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सर सबसे पहले शैवाल विज्ञान का जो शैवाल शब्द है उसका उपयोग किया था कैरोलस लीनियस ने। इसके बाद में आ जाते हैं अपना चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, शैवालों में जननांग सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? जनरली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन एल्गी आर ऑफ विच टाइप? कैसे जननांग या जननांग जो संरचना होती है वो शैवालों में किस प्रकार की होती है? तो ये होती है बंध्य जैकेट रहित, विदाउट स्टेराइल जैकेट। क्योंकि ये बंध्य का मतलब है एक तरह से उसकी अनुपस्थिति, कि ये जनन नहीं करने में जो अक्षम होते हैं वो बंध्य कहलाते हैं। तो बंध्य जैकेट रहित, इनमें जैकेट एक तरह से एक आवरण होता है वो नहीं पाया जाता, तो बंध्य जैकेट रहित विदाउट स्टेराइल जैकेट ये जननांग इनमें पाए जाते हैं शैवालों में। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स कहाँ पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स एक तरह की शैवाल होती है, एल्गी होती है। तो यूलोथ्रिक्स इज फाउंड इन विच प्लेस? कहाँ पाया जाता है? तो यूलोथ्रिक्स जो होता है वो फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल में पाया जाता है। स्वच्छ जल जैसे कि किसी तालाब का जल हो सकता है या किसी नदी का जल हो सकता है या किसी मीठे पानी की झील जो होती है या बावड़ी उसका जल हो सकता है। तो ये फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में यूलोथ्रिक्स जो होती है, शैवाल होती है, ये पाई जाती है। इसके बाद में उच्च तापक्रम सहन करने वाले जल में पाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं? यानी एल्गी फाउंड इन हॉट वाटर इज, जो दुनिया में अलग अलग तरह का तापमान पाया जाता है, कहीं बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो उच्च तापक्रम से हमारा जो मीन है वो ये है कि या तो वो रेगिस्तान जैसे जहां तापमान बहुत ज्यादा होगा, या वोल्केनोस जो ज्वालामुखी होते हैं उनके आसपास के जो ज्वालामुखी के लावा से क्या होता है कि गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों में जब पानी जमा हो जाता है तो उनका पानी
एक तरह से उबलने लग जाता है, क्योंकि लावा का तापमान उसको गर्म कर देता है। तो वहां पर भी एल्गी जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और उच्च तापक्रम सहन करने वाले जल में पाए जाने वाले जो शैवाल हैं वो होती है फोर्मिडियम। एक तरह की शैवाल है ये, इसका नाम है फोर्मिडियम। ये उच्च तापक्रम सहन कर लगभग लगभग 100 से लेकर 500 डिग्री तक तापमान को ये सहन कर सकती है। इसके बाद में बहुत ही फेमस क्लेमाइडो निवेलिस। क्लेमाइडो निवेलिस की उपस्थिति के कारण बर्फ किस रंग की दिखाई देती है? क्लेमाइडो निवेलिस एक शैवाल का नाम होता है। ये इसकी उपस्थिति के कारण बर्फ ये क्या होती है कि ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लेमाइडोमोनास निवेलिस दिस स्नो अपीयर्स टू बी ऑफ विच कलर? तो ये लाल रंग की हो जाती है, लाल रंग की ये पाई जाती है, क्योंकि इसमें कैरोटीन उपस्थित होता है। कैरोटीन एक तरह का वर्णक होता है जो कि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में पाया जाता है, जिसके कारण, जिसकी अधिकता के कारण ये लाल रंग की दिखाई देती है। और क्लेमाइडोमोनास जो होती है निवेलिस, ये लाल रंग की होती है, और लाल रंग दूर से भी इतनी लाल होती है कि अगर ये बर्फ, सफेद बर्फ पे एक तरह से इकट्ठी हो जाए तो ये क्लेमाइडो निवेलिस दूर से ही आपको आंखों से आप देख सकते हैं। इसके बाद में अधिपादपी यानी एपिफाइटिक शैवाल कौन सी होती है? अधिपादपी यानी एपिफाइटिक शैवाल कौन सी होती है? विच एल्गी, एक मिनट, ये विच एल्गी इज एपिफाइटिक। एपिफाइटिक का मतलब होता है जो शैवाल किसी बड़े पेड़ पर पाई जाए। जो शैवाल किसी बड़े पेड़, जैसे कि हो गया बरगद हो गया, बान्यान ट्री, या फिर पीपल हो गया, या फिर नीम हो गया, उन पर पाई जाए। तो अधिपादपी जो शैवाल है, विच एल्गी इज एपिफाइटिक, वो होती है कोलियो कीट। कोलियो, ये थोड़ा हिंदी में मिसप्रिंट है तो इसको हम सही कर देते हैं, ये कोलियो कीट ये कही जाती है। ठीक है, कोलियोकीट नामक जो शैवाल होती है ये एपिफाइटिक होती है, यानी किसी भी बड़े वृक्ष पर ये उसकी जड़ों पर या उसका जो विशाल तना होता है, स्टेम होता है, उस पर ये पाई जाती है। नमी होती है, नमी के कारण वहां पर ये उग जाती है, और उगने के बाद ये अपना वातावरण से पोषण लेती है, एब्जॉर्ब करती है जल को, और फिर ये बाकी के उस पेड़ की जड़ों को देती है। इसके बाद में फाइटोप्लैंक्टन का एक उदाहरण दीजिए। राइट वन एग्जांपल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अति सूक्ष्म निम्न कोटि के जो जीव होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और ये फाइटोप्लैंक्टन का एक उदाहरण है वोल्वॉक्स, जो आसानी से हमारे घर के आसपास, या हम कह सकते हैं कि हमारे घर में कोई गमला है, कोई पेड़ उग रहा है, उस पर ये, या कोई गार्डन है, तो बारिश के दिनों में नमी के कारण वहां पे ये वोल्वॉक्स आसानी से उग जाती है। तो वोल्वॉक्स जो होती है वो फाइटोप्लैंक्टन होती है, और हम इसको आंखों से नहीं देख सकते, जिसका मतलब है कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी इसको देखने के लिए। इसके बाद में आगे चलते हैं। कशाभिकीय शैवाल किसे कहते हैं? यानी विच एल्गी इज फ्लैजिलेटेड, विच एल्गी इज फ्लैजिलेटेड? तो ये होती है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास कुछ इस तरह की होती है क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास जो है, ये इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला क्या काम करते हैं? गमन कराने का काम करते हैं, मूवमेंट, मोशन कराने का काम करते हैं। जब ये इसको तैरने में ये मदद करेंगे, अच्छी तरह से ये पानी में तैर सके, इसलिए तो फ्लैजिला जो होते हैं वो तैरने का या गमन कराने का काम करते हैं, फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला क्लेमाइडोमोनास में दो
फ्लैजिला एक तरह से एंटीना जैसी संरचनाएं या अति सूक्ष्म बाल जैसी, रोम जैसी, हेयर जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें हम फ्लैजिला कहते हैं, ये पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लाइकेन में किन दो सहजीवी समूहों का समन्वय पाया जाता है? द टू सिम्बायोटिक ग्रुप्स इन लाइकेन आर। सहजीवन का मतलब होता है कि एक दूसरे को गुण करना, एक दूसरे को क्या करते हैं, सहजीवन का मतलब है लाभ पहुंचाना। ठीक है, तो सहजीवन जो होता है लाइकेन में किन दो सहजीवी समूहों का समन्वय पाया जाता है? तो वो होता है एक एल्गी प्लस में फंजाई, या एल्गी प्लस में फंजाई। ठीक है भाई, शैवाल प्लस कवक। ये शैवाल और कवक जो होते हैं, इसमें लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। तो शैवाल जो होता है, शैवाल वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? लाइकेन में पाए जाने वाले शैवाल वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे हम शैवलांश, शैवलांश। प्लस में कवक वाले हिस्से जो होता है, उसको क्या बोलेंगे? कवकांश, कवकांश। ठीक है भाई, एल्गी वाले हिस्से को शैवलांश बोलते हैं, फंजाई वाले हिस्से को या कवक वाले हिस्से को हम कवकांश कहते हैं। एल्गी और फंजाई से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन बनता है, निर्माण होता है, जो दो सहजीवी समूह इसके या सिम्बायोटिक ग्रुप्स इसके कहलाते हैं। स्मिथ एक वैज्ञानिक थे, जीएम स्मिथ, जीएम स्मिथ, जीएम स्मिथ। इन जीएम स्मिथ ने शैवालों को कितने विभाग, एक डिवीजन है, एक तरह से प्रभाग हो गया। ठीक है, प्रभाग, यहां इसका अर्थ आएगा प्रभाग। एक मिनट, हम इसको यहां से मिटा देते हैं। जीएम स्मिथ ने शैवालों को कितने प्रभाग एवं वर्गों में विभाजित किया? यानी जीएम स्मिथ क्लासिफाइड एल्गी इनटू हाउ मेनी डिविजन्स एंड हाउ मेनी डिविजन्स एंड क्लासेस। ठीक है, तो जीएम स्मिथ ने शैवालों को 7 डिवीजन और 13 क्लासेस, 7 तो हो गए इसके प्रभाग और 13 हो गई, यानी 13 हो गए इसके वर्ग, 7 प्रभाग और 13 वर्गों में विभाजित किया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद कर लेना। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, 7 डिविजन एंड 13 क्लासेस। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे आ जाता है, भूरे एवं लाल शैवाल किस जल में पाए जाते हैं? ब्राउन एंड रेड एल्गी आर फाउंड इन विच वाटर, या कह सकते हैं विच टाइप ऑफ वाटर? तो सी, यानी समुद्री जो जल होता है उसमें ये पाए जाते हैं। भूरे और लाल जो शैवाल होते हैं वो समुद्री जल में देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना। भूरे एवं लाल शैवाल किस जल में पाए जाते हैं या किस टाइप के जल में पाए जाते हैं? ब्राउन एंड रेड एल्गी आर फाउंड इन विच वाटर? तो ये आ जाएगा सी, यानी समुद्री जल में, यानी सी वाटर। सी वाटर हो गए, या आप कह सकते हैं इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं मरीन वाटर या मैराइन वाटर भी बोलते हैं इनको, इसको मैराइन वाटर, या हम दूसरा इसका नाम कह सकते हैं एक तरह से खारा पानी। ठीक है भाई, क्योंकि समुद्रों में ही खारा पानी पाया जाता है। खारा पानी। तो एक क्वेश्चन यहां से यह भी बन सकता है कि खारे जल में किस प्रकार की शैवालें पाई जाती हैं, समुद्री जल में किस प्रकार की शैवालें पाई जाती है? तो भूरे और लाल रंग की शैवाल जो होती है वो खारे पानी में या समुद्री पानी में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में मैक्रोसिस्टिस, एक नाम आपके सामने है मैक्रोसिस्टिस।
का आकार कितना होता है, मैक्रोसिस्टिस का आकार कितना हो सकता है, यानी व्हाट इज द साइज ऑफ मैक्रोसिस्टिस। एक तरह की समुद्री शैवाल होती है, यानी मरीन एल्गी, जिसको हम कहते हैं मराइन एल्गी, समुद्री शैवाल जो होती है ये होती है मैक्रोसिस्टिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आकार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। मैक्रोसिस्टिस जो नाम है ये आप याद रख लेना, मैक्रोसिस्टिस। और मैक्रोसिस्टिस जो है ये एक तरह की समुद्री शैवाल होती है, और इसका आकार जो होता है वो 100 से 180 मीटर तक ये पाई जाती है। क्योंकि इसका आकार या तो ये बड़ी झीलों में पाई जाएगी, जैसे कि लाइक कैस्पियन सागर हो गया, लाल सागर हो गया, ये बड़ी झीलों में पाई जाएगी, या फिर समुद्र के जल में ये पाई जाती है। 100 से 180 मीटर इसका आकार होता है। इसके बाद में आ जाता है जालवत या नेट लाइक कॉलोनी किस शैवाल में पाई जाती है। भाई कोई ऐसी शैवालें होती हैं जिनकी जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी का मतलब है एक तरह से ग्रुप हो गया, क्योंकि शैवाल इतना छोटा जीव है जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अकेली जो कोशिका होगी, अकेली जो सेल होगी, वो आंखों से नहीं दिखाई देगी। जब वो इकट्ठी होकर ग्रुप बन जाती है तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेती है, और फिर हम आसानी से उनको आंखों से देख सकते हैं। तो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर या जालवंत कॉलोनी जो होती है वो किस शैवाल में पाई जाती है। नेट लाइक कॉलोनी इज प्रेजेंट इन विच एल्गी। तो ये होती है हाइड्रोडिक्टियोन। हाइड्रोडिक्टियोन जो है, हाइड्रोडिक्टियोन, हाइड्रोडिक्टियोन जो होती है ये एक तरह से जालवत स्ट्रक्चर या जालवत संरचना कॉलोनी की बनाती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद में एक शैवाल का नाम आप सभी के सामने यहाँ आया है, ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया, ये ओसिलेटोरिया जो होती है, ओसिलेटोरिया में किस प्रकार का थैलस पाया जाता है। थैलस से मतलब होता है THALLUS, थैलस जो होता है। थैलस जो होता है एक शैवालों का जो अवानस्पतिक शरीर होता है या अवेजिटेटिव प्लांट बॉडी जो होती है, एल्गी, फंजाई और लाइकेन, उसको हम थैलस कहते हैं। द अनडिफरेंशिएटेड वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस। ठीक है भैया, उसे हम थैलस कहते हैं। और व्हाट टाइप ऑफ थैलस इज फाउंड इन ओसिलेटोरिया। तो ये होता है अनब्रांच्ड, यानी अशाखित। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी शाखाएं इस पर नहीं पाई जाती हैं। ये अशाखित यानी अनब्रांच्ड जो ओसिलेटोरिया का थैलस होता है, अनब्रांच्ड होता है। इसके बाद में आ जाता है अगला क्वेश्चन, क्लेडोफोरा में। क्लेडोफोरा भी एक तरह की शैवाल है। जो यहाँ पे ये जो नाम आ रहे हैं, ये नाम आपको जैसे ओसिलेटोरिया हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, या पीछे हम चले, पीछे हम आपसे मैक्रोसिस्टिस जो होती है या हाइड्रोडिक्टियोन जो होती है, ये इन शैवालों को आप इनके नाम नोट करते ही जाइए, अपने अलग से रजिस्टर बना के उसमें नोट कर लेना, क्योंकि ये नाम आपको आगे तक देखने को मिलेंगे अगर आप ये यूनिट या शैवाल जो है वो आगे अगर आप एमएससी करते हो तो उसमें भी ये नाम बहुत पूछे जाते हैं एमएससी के एग्जाम्स में। हाइड्रोडिक्टियन हो गया, मैक्रोसिस्टिस हो गया, इसके बाद में आ जाता है क्लेडोफोरा, ओसिलेटोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम ये होते हैं। शैवालों के नाम है। क्लेडोफोरा में किस प्रकार का थैलस पाया जाता है। तो ये जैसे कि ओसिलेटोरिया में अनब्रांच्ड थैलस होता है, वैसे ही क्लेडोफोरा जो जीव है या हम कह सकते हैं शैवाल है, एल्गी है, उसमें ब्रांच यानी शाखित जो थैलस है वो पाया जाता है। शाखित प्रकार का थैलस इसमें पाया जाता है, ब्रांच। विषम पोषी यानी हेट्रोट्राइकस शैवाल का उदाहरण, जिसमें विषम पोषी बीजाणु या स्ट्रक्चर पाई जाती है। विषम पोषी जो हेट्रोट्राइकस शैवाल का उदाहरण क्या है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोट्राइकस एल्गी। तो ये आपने अभी थोड़ी देर पहले ही नाम आया है, कोलियोकीट जो है मैंने बताया था।
कोलियो कोलियो कीट जो होती है, ये एक तरह की विषमपोषी शैवाल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को हम क्या कहते हैं? जो शैवाल बर्फ पर पाई जाती है, दुनिया के हर क्षेत्र, हर जोन, चाहे उसमें बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, माइनस में टेम्परेचर है या 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, जहां इंसान का रह पाना मुश्किल है, वहां हर जगह, हर क्षेत्र में शैवाल अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, वहां पे शैवाल पाई जाती है। तो बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल यानी आर्कटिक रीजन हो गया, उनमें पाए जाने वाले जो शैवाल हैं, यानी एल्गी फाउंड ऑन दी एल्गी फाउंड ऑन स्नो इज कॉल्ड क्रायोफाइट्स। ये क्रायोफाइट्स जो है वो शैवाल का नाम नहीं है, ये टाइप है एक तरह से। कौन से टाइप हो गया? क्रायो टाइप। क्रायोफाइट्स जो होते हैं ये शैवाल का टाइप है, ये शैवाल कोई शैवाल का नाम नहीं है, लेकिन इसको याद आपको होना चाहिए कि एक तरह से प्रकार है शैवाल का, कि क्रायोफाइट्स प्रकार की जो शैवाल होती है ये बर्फ में पाई जाती है। ठीक है, शैवाल के किस वर्ग में संचित भोजन मैनिटोल पाया जाता है या होता है? विच ग्रुप ऑफ एल्गी स्टोर फूड एज मैनिटोल? एक तरह से पदार्थ होता है ये मैनिटोल जो होता है। ठीक है, ये किस में पाया जाएगा? ब्राउन एल्गी, यानी फियोफाइसी जो ग्रुप है, फियोफाइसी जो वर्ग है, उस वर्ग के सदस्य जिन्हें हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी, ये एक तरह का वर्ग है जो जीएम स्मिथ ने जिस शैवालों को 7 प्रभागों और 13 वर्गों में जो बांटा था, तो उनमें से एक वर्ग ये फियोफाइसी भी कहा जाता है। उन 13 वर्गों में से एक है फियोफाइसी। इंपोर्टेंट है ये फियोफाइसी नाम। 7 प्रभाग और 13 वर्ग ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद होने चाहिए आप सभी को। ब्राउन एल्गी कही जाती है शैवाल के किस वर्ग में संचित भोजन मैनिटोल होता है? तो मैनिटोल एक पदार्थ होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? ब्राउन एल्गी। और ये ब्राउन एल्गी जो होती है कहाँ आती है, कहाँ पाई जाती है, किस वर्ग में पाई जाती है? तो ये हो गया फियोफाइसी। फियोफाइसी, फियोफाइसी वर्ग में ये पाई जाती है, ब्राउन यानी भूरी शैवाल पाई जाती है। इसे हम, ये वाउचेरिया है लिखा गया है, वाउचेरिया को हम, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, वाउचेरिया, हम इसे सही करके लिख देते हैं वाउचेरिया। कई किताबों में आपको ये वोकेरिया भी लिखा हुआ मिलेगा, वोकेरिया। तो ठीक है, आप वोकेरिया बोलो या वाउचेरिया बोलो, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वोकेरिया या वाउचेरिया में संचित भोजन, ये शैवाल का नाम है वोकेरिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शैवाल है ये वोकेरिया। वोकेरिया में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो ये आ गया है, इन वोकेरिया द स्टोर फूड इज इन विच फॉर्म? तो ये हो जाता है ऑयल ड्रॉपलेट्स, यानी तेल की बूंदों के रूप में ये पाया जाता है। यानी इसमें संचित भोजन, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वसा जो होती है, वसा तेल में ही तो पाई जाती है, तो वसा जो होती है इसमें संचित भोजन एक तरह से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है। तो वोकेरिया में जो संचित भोजन है, ऑयल ड्रॉपलेट्स यानी वसा तेल की बूंदे, यानी आसान भाषा में कहूं तो वो कुछ भी कह सकता है। अगर आपसे जैसे ऑप्शंस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर खनिज लवण हो, तो आप वसा करके आओ, या फिर ऑयल ड्रॉप हो गई, या फिर कह सकते हैं हम ऑयल ड्रॉप या स्टार्च हो गया, तो आप तेल की बूंद करके आएंगे, ऑयल ड्रॉप करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। किस शैवाल को रोलिंग बोल कहा जाता है? किस शैवाल को रोलिंग बोल? विच एल्गी इज कॉल्ड रोलिंग बोल? विच एल्गी इज कॉल्ड रोलिंग बोल?
यानी जो लुढ़कने वाली एक तरह से गेंद की तरह दिखाई दे, ऐसी शैवाल कौन सी है जिसकी कॉलोनी एक तरह से गेंद के तरह, जो लुढ़कती हुई गेंद हो, रोलिंग बॉल हो, उसकी तरह दिखाई देगी, तो वो होती है वॉलवॉक्स। इंपॉर्टेंट है भाई, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो होती है, इसकी कॉलोनी मैं आपके सामने बना देता हूँ वॉलवॉक्स का डायग्राम, थोड़ा समझाने के लिए। एक तरह से ऐसे रोलिंग बॉल या फुटबॉल की तरह ये दिखाई देती है, जैसे कि एक सॉकर बॉल हो गई या फुटबॉल हो गई, वैसे ये वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है ये दिखाई देती है। एक वॉलवॉक्स को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो जब एक गेंद का रूप ले ले, यानी वो बहुत सारी वॉलवॉक्स की जो कोशिकाएं हैं वो एक साथ इकट्ठी हो जाएं, तो वो एक तरह से रोलिंग बॉल यानी लुढ़कने वाली गेंद, या कहने का मतलब है फुटबॉल की तरह या क्रिकेट की गेंद की तरह दिखाई देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि किस शैवाल को रोलिंग बॉल कहा जाता है, तो वो है वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो एक तरह से रोलिंग बॉल, लुढ़कने वाली गेंद की तरह दिखाई देती है। किस समूह में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? इन विच ग्रुप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट? तो लैंगिक जनन जो होता है ये साइनोफाइटा है। ये साइनोफाइटा वर्ग में जो लैंगिक जनन है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, साइनोफाइटा एक ग्रुप है शैवालों का, उसमें लैंगिक जनन पूरी तरह अनुपस्थित होता है। एमाइलम स्टार, एमाइलम स्टार किस शैवाल में पाए जाते हैं? एमाइलम स्टार एक तरह की संरचना होती है, वो एमाइलम स्टार जो होता है वो आर फाउंड इन विच एल्गी, किस शैवाल में पाया जाता है? तो वो है कारा। कारा एक शैवाल का नाम है। कारा जो होता है उसमें एमाइलम स्टार पाया जाता है। ये एमाइलम स्टार पूछा जाता है तो इसको अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये एमाइलम स्टार याद कर लेना। ठीक है भाई, इसके बाद में आ जाता है, आगे चलते हैं। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम किस पादप में पाया जाता है? इन विच प्लांट यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम इज प्रेजेंट? स्पोरेंजियम का मतलब होता है बीजाणुधानी, बीजाणुधानी। स्पोरेंजियम का मतलब होता है बीजाणुधानी, जहां बीजाणुओं का या स्पोर्स का परिपक्वन होता है। तो ये यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम किस पादप में पाया जाता है? तो एक तरह से पॉलीसाइफोनिया नाम की एक शैवाल होती है, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। ये पॉलीसाइफोनिया की एक तरह से शैवाल होती है, नामक एक शैवाल होती है जिसमें यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम यानी बीजाणुधानी पाई जाती है। हेट्रोस्पोर, हेट्रोस्पोर में किस प्रकार की कोशिका वित्ती होती है? यानी इन हेट्रोस्पोर्स विच काइंड ऑफ सेल वॉल इज प्रेजेंट? तो कहने का मतलब है हेट्रोस्पोर में किस प्रकार की कोशिका भित्ति होती है? तो वो होती है थिक यानी मोटी, मोटी कोशिका भित्ति जो होती है वो हेट्रोस्पोर में पाई जाती है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास के जू स्पोर पर कितनी कशाभिकाएं होती हैं? क्लेमाइडोमोनास में एक स्ट्रक्चर, एक संरचना पाई जाती है जिसे हम जूस्पोर कहते हैं। ठीक है, हाउ मेनी फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑन जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास? अभी कुछ टाइम पहले आपने क्लेमाइडोमोनास का एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कि ये क्लेमाइडोमोनास होता है जिसमें दो कशाभिकाएं पाई जाती है। तो इसमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम जूस्पोर हम कहा जाता है। इस जूस्पोर में क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास के जूस्पोर से कशाभिकाएं निकलती हैं।
तो ये जूस्पोर में कितनी क्लास कशाबिकाएं होती हैं? तो दो। हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा था, उसमें भी दो कशाबिकाएं थी। तो क्लेमाइडोमोनास में दो कशाबिकाएं पाई जाती हैं। वोल्वॉक्स की एक कॉलोनी में भी दो कशाबिकाएं होती हैं। कई जीव ऐसे होते हैं जिनमें मल्टी फ्लैजिला यानी बहुत सारी, एक से अधिक या दो से अधिक, बहुत सारी पूरे शरीर पर कशाबिकाएं हो सकती हैं, जो कि उसको गमन कराने में, उसको गति कराने में, मोशन मूवमेंट कराने में मदद करेगी। तो ये कशाबिकाएं जो होती हैं, ये जो फ्लैजिला होती हैं, वो क्लेमाइडोमोनास के जूस्पोर पर दो प्रकार की कशाबिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। कारा एक तरह की शैवाल होती है। कारा के लैंगिक अंग क्या कहलाते हैं? What are the sexual organs of Kara is called? तो ये होते हैं न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल। ठीक है, कारा के जो लैंगिक अंग होते हैं वो न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल कहलाते हैं। ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल कहलाता है, न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल कहलाते हैं। ठीक है भाई। न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल कहलाते हैं कारा के लैंगिक। कशाब अगला है। कशाबिकीय युग्मक क्या कहलाते हैं? द फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आर कॉल्ड जूस्पोर। जिनमें कशाभिका पाई जाए, जिनमें जिन युग्मकों में, जिन गैमेट्स में कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? जूस्पोर कहलाते हैं। ठीक है भाई। नेत्र बिंदु या आई स्पॉट किस प्रकार के शैवाल में पाया जाता है? नेत्र बिंदु, इन विच काइंड ऑफ एल्गी आई इन विच काइंड ऑफ एल्गी आई स्पॉट इज प्रेजेंट? तो आई स्पॉट इज प्रेजेंट, ये होता है मोटाइल एल्गी, गतिशील शैवाल। मोटाइल एल्गी जो शैवाल स्थिर ना हो, यानी मूवमेंट करती रहे, गति करती रहे, तो गतिशील शैवाल में, मोटाइल एल्गी में जो या आई स्पॉट पाए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अभी बताया था, पिछली स्लाइड में ही बताया है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में भी आई स्पॉट पाया जाता है। ठीक है ना, जो कि मूवमेंट कराने का काम करता है। जितनी भी गतिशील एल्गी होंगी, मोटाइल मोशन करने वाली एल्गी होंगी, उनमें नेत्र बिंदु यानी आई स्पॉट पाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में किस शैवाल में नाभिक बड़ा पाया जाता है? नाभिक का मतलब है न्यूक्लियस, या एक तरह से कहें तो केंद्रक। केंद्रक। ठीक है। किस शैवाल में नाभिक, न्यूक्लियस बड़ा पाया जाता है? न्यूक्लियस ऑफ विच एल्गी इज लार्ज? तो ये होती है एसिड एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया, ये एक तरह की शैवाल है, एसिटाबुलेरिया। इसमें नाभिक जो होता है वो बड़ा होता है। इंपोर्टेंट, इसको याद करके जाइएगा। जल प्रस्फुटन, वाटर ब्लूम उत्पन्न करने वाले शैवालों के नाम लिखिए, जो कि जल प्रस्फुटन, वाटर ब्लूम उत्पन्न करते हैं। ब्राइट द एल्गी विच कॉज वाटर ब्लूम, एक तरह से पानी में, झीलों के जल में बहुत तरह की एल्गी जो होती हैं वो पनप जाती हैं, यानी पैदा हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। तो कौन कौन सी जो एल्गी हैं, तो इसको हम जल प्रस्फुटन कहते हैं, कि अचानक प्रकट होना, अचानक उत्पन्न होना। ठीक है, तो ये एनाबीना और ओसिटोलेरिया, एनाबीना और ओसिलेटोरिया। एनाबेल नहीं है भाई, एनाबीना है, कहीं एनाबेल समझ लो। एनाबीना और ओसिलेटोरिया जो होती है, वो जल प्रस्फुटन उत्पन्न करने वाली शैवालें होती है। एक परजीवी शैवाल का नाम बताइए। परजीवी का मतलब है, परजीवी जहां भी आ जाए, पैरासाइट जहां भी आ जाए, सोच लेना बीमारी फैलाई, सोच लेना क्या, बीमारी ही फैलाई। ठीक है भाई। जहां भी आप एक वर्ड देख लो, परजीवी, पैरासाइट, पैरासाइटिक जितने भी होते हैं, परजीवी जितने भी होते हैं, कुछ ना कुछ रोग फैलाने का काम करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या फिर जानवर हो या फिर पेड़ पौधे हो।
सभी में रोग फैलाने का काम करते हैं पैरासाइट। और एक तरह की पैरासाइटिक शैवाल जो होती है ये रोग फैलाएगी, तो ये है सिफेल्यूरस वायरिसेंस, सिफेल्यूरोस, सिफेल्यूरोस, सिफेल्यूरोस वायरिसेंस। ये एक तरह की पैरासाइट शैवाल होती है जो बीमारी फैलाने का काम करती है। ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं। सिफेल्यूरोस वायरिसेंस, ये नाम एक मिनट, ये क्वेश्चन आप पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, सिफेल्यूरोस वायरिसेंस। इसके बाद में आगे चलते हैं। एकाइनिट किस शैवाल में बनते हैं? एकाइनिट जो होती है एक तरह की स्ट्रक्चर होती है जो कि शैवालों में ही पाई जाती है। इन विच एल्गी एकाइनेट्स आर फॉर्म्ड। तो नो स्टोक एक तरह की शैवाल होती है, नो स्टोक, नो स्टोक, नो स्टोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है इंसानों के पर्पस से अगर देखा जाए तो। नो स्टोक जो होती है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहलाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी का उदाहरण दीजिए, आपके सामने अगर एमसीक्यूज में 4 सवाल आ जाएं, उसमें नो स्टॉक हो या फिर एनाबीना हो, नो स्टॉक हो या फिर अभी पिछले स्लाइड में आपने देखा था एनाबीना नाम, एनाबीना हो, तो ये सारी नाइट्रोजन एक तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है कहलाती है। नील हरित शैवाल जिसको बोला जाता है, नील हरित शैवाल जिसको बोला जाता है, नील हरित शैवाल जिसको बोला जाता है ये कहलाती है। ठीक है, नोस्टोक और एनाबिन, ये क्या काम करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का भी काम करती है। चावल के खेतों में या धान के खेतों में जो है ये बहुतायत से पाई जाती है और उनकी खेती में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एकाइनिट एक प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो कि कहाँ पाई जाएगी? नो स्टॉक में पाई जाएगी। ठीक है, एक तरह की मोतियों की माला जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, जैसे कि मोतियों की माला हो। ठीक है, नो स्टॉक। प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियां वो होती हैं जो एक तरह से हमारे शरीर को हानि पहुंचाने का काम करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी भित्ति वाले बीजाणु को क्या कहते हैं? यानी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस थिक वॉल्ड स्पोर इज फॉर्म्ड, नेम इट। तो इसको हाइप्नोस्पोर हम कहते हैं। हाइप्नो बीजाणु हम कहा जा इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं इनको हम हाइप्नोस्पोर या हाइप्नो बीजाणु कह सकते हैं। कारा, ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट कर दिया है, ये चारा नहीं है, कारा। ठीक है, कारा का आवास लिखिए, किस आवास में, किस जगह, किस प्लेस पर ये पाया जाता है? राइट अबाउट द हैबिटेट ऑफ कारा। तो कारा जो होता है वो स्वच्छ, स्थिर तथा धीमे बहते जल में जो स्लो फ्लो कर रहा है, यानी स्लो तरीके से फ्लोटिंग कर रहा है, ऐसे जो वाटर होगा एक तरह से पूरा तरह क्लीन हो, स्टेबल हो और स्लो फ्लोइंग वाटर में कारा पाया जाता है। ठीक है भाई, स्वच्छ हो, स्थिर हो तथा धीमे बहते जल में जो आराम आराम से बह रहा हो उसमें पाया जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई पौंड है यानी तालाब हो गया, या कोई मीठे पानी की झील हो गई, या कोई बावड़ी हो गई, जहां से पानी आए और उसका निकास यानी वो बह जाए वापस, तो वो वहां जगह कारा पाया जाता है, कारा का आवास कहलाता है। स्वच्छ, स्थिर और धीमा बहता हुआ जल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। कारा में एमाइलम स्टार का कार्य लिखिए। जो कारा है, बार बार चारा हो गया है, कोई बात नहीं। कारा में एमाइलम स्टार का कार्य लिखिए। राइट द फंक्शन ऑफ एमाइलम स्टार इज इन कारा। तो ये जो एमाइलम स्टार है कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी
कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन करने का काम करता है, ठीक है ना। कायिक जनन करने का काम करता है कौन? कारा में पाया जाने वाला एमाइलम स्टार। अगर ये एमाइलम स्टार कारा की बॉडी से अलग हो जाए, कारा के पूरे शरीर से या प्लांट बॉडी से अलग हो जाए, तो जो ये टूटा हुआ एमाइलम स्टार है, ये इससे नए पौधे का विकास अपने आप हो जाएगा, नया पौधा डेवलप्ड हो जाएगा कुछ वातावरणीय कंडीशंस आने के बाद, ठीक है भाई। पॉलीसाइफोनिया आप जानते हैं एक तरह की शैवाल होती है। में क्रोमेटोफोर किस प्रकार के होते हैं, यानी क्रोमेटोफोर्स इन पॉलीसाइफोनिया आर ऑफ विच टाइप? तो ये होते हैं डिस्कोइड। डिस्कोइड, डिस्कोइड का मतलब होता है डिस्क की तरह। डिस्क के समान यानी डिस्क के तरह, यानी एक लाइक ए डिस्क, द लाइक ए स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क, या कह लो या प्लेट कह लो, उसके समान ये पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर पॉलीसाइफोनिया। राइजोपस, ये आ गई है फंजाई। राइजोपस जो होती है ये फंजाई होती है, ये कवक है, ठीक है। राइजोपस जो है वो एक कवक का नाम है, कवक, फंजाई। राइजोपस के कवक जाल की पहचान क्या होती है? व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर ऑफ माइसीलियम ऑफ राइजोपस? माइसीलियम ऑफ राइजोपस, ये क्या होता है? माइसीलियम एक तरह का कवक जाल या उसकी स्ट्रक्चर जो होती है, हम कह सकते हैं जैसे कि शैवालों में थैलस होता है, वैसे ही कवकों में जो कवक जाल पाया जाता है, कवकों में कवक जाल या माइसीलियम पाया जाता है। ये क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ब्रांच राइजोइड्स, प्रेजेंस ऑफ ब्रांच राइजोइड्स यानी शाखित, शाखित मूलाभासों, शाखित मूलाभासों पर उपस्थित, शाखित मूलाभासों पर उपस्थित होते हैं। राइजोपस में के जो कवक जाल है उसकी पहचान यही होती है कि ये प्रेजेंस ऑफ ब्रांचड राइजोइड यानी जो शाखित मूलाभास होते हैं उन पर ये उपस्थित होते हैं, ठीक है भाई। आगे चलिए, आगे अपन चलते हैं कि राइजोपस, राइजोपस की कौन सी, राइजोपस की कौन सी जाति ब्रेड को संक्रमित करती है? राइजोपस की कौन सी जाति कवक है ये? ब्रेड, जो खाने वाली ब्रेड होती है उसको संक्रमित करती है। विच स्पीशीज ऑफ राइजोपस इन्फेक्ट्स ब्रेड? तो ये हो जाती है राइजोपस स्टोलोनिफर। राइजोपस स्टोलोनिफर, राइजोपस स्टोलोनिफर, ये पाई जाएगी किसमें? ये राइजोपस स्टोलोनिफर जो है वो राइजोपस की जाति ब्रेड को संक्रमित करने का काम करती है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है राइजोपस जो होता है, पस नहीं है, राइजोपस, राइजोपस का कवक जाल जो होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है? इन हाउ मेनी पार्ट्स इन द माइसीलियम ऑफ राइजोपस आर डिवाइडेड? तो ये होता है 3 पार्ट्स, ठीक है भाई, 3 भागों में ये विभाजित होता है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया स्टोलोन्स, एक हो गया राइजोइड्स, और एक हो गया स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है भाई। स्टोलोन्स हो गए, स्टोलोन्स, स्टोलोन्स के बाद में है राइजो मूलाभास, मूलाभास, राइजोइड्स यानी मूलाभास, और ये हो गए स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियोफोर। ये राइजोपस का जो कवक जाल होता है ये 3 भाग स्टोलोन्स, मूलाभास और स्पोरेंजियोफोर में विभाजित होता है, ठीक है, बटा होता है। अगला चलते हैं, इसके बाद में है राइजोपस में बीजाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? एट विच प्लेस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन राइजोपस? तो राइजोपस में जो
बीजाणु है वो एट द टिप ऑफ स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर जो होता है इसके टिप पर यानी टॉप पर ऊपरी हिस्से में शीर्ष बिंदु पर ये पाई जाता है एट द टिप ऑफ द स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। राइजोपस में किस प्रकार का माइसीलियम जाल पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ गया था, एक बार देखते हैं। नहीं, ठीक है कोई नहीं। राइजोपस में किस प्रकार का माइसीलियम पाया जाता है या कवक जाल पाया जाता है, कवक जाल भी कह सकते हो आप इसको, कवक जाल माइसीलियम को। तो राइजोपस में जो है व्हाट टाइप ऑफ माइसीलियम इज फाउंड इन राइजोपस, तो ये होता है कोनोसाइटिक, कोनोसाइटिक, ट्यूबुलर एंड मल्टी न्यूक्लिएट। एक तो हो गया कोनोसाइटिक, कोनोसाइटिक, एक हो गया ट्यूबुलर, ट्यूबुलर का मतलब होता है नलिका का, ठीक है, नलिका का, ट्यूबुलर हो गया। और एक हो गया मल्टी न्यूक्लिएट, यानी मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब हो गया बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय। कोनोसाइटिक, कोनोसाइटिक हो गया, नलिकाकार हो गया, और बहुकेंद्रकीय जो होता है माइसीलियम पाया जाता है, ठीक है। राइजोपस में अलैंगिक जनन कैसे होता है, यानी हाउ डज asexual reproduction occurs in rhizopus, तो by क्लेमाइडोस्पोर एंड एप्लानोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडो बीजाणु, क्लेमाइडो बीजाणु, और एक हो गया एप्लेनो, एप्लेनो, एप्लेनो बीजाणु। एप, एप्लेनो टाइप का जो बीजाणु होते हैं राइजोपस में, अलैंगिक जनन जो होता है वो क्लेमाइडो बीजाणु या एप्लेनो बीजाणु के द्वारा किया जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद में इनमें से कई क्वेश्चंस जो हैं आपको कल वाले पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनकी तैयारी, इनको एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि इसमें एल्गी और लाइकेन और फंजाई उसके सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। हम मिलेंगे दोबारा अगली क्लास में, उस तब तक के लिए धन्यवाद।